हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, मोलरता पर तनुकण का प्रभाव। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मोलरता के बारे में सीखा था। बेटा किसके बारे में सीखा था? मोलरता के बारे में। तो अगर आप लोगों को मोलरता नहीं आती है, आप उस वीडियो को जाकर देखें और उसके बाद जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए पढ़ते हैं हम लोग तनुकण का प्रभाव। सबसे पहले हमें तनुकण समझना है कि तनुकण क्या होता है। ठीक है, देखिए जब भी किसी दिए गए विलयन में अतिरिक्त जल मिला दिया जाता है। बेटा क्या मिला दिया जाता है? अतिरिक्त जल। और जो अतिरिक्त जल हम लोग मिला रहे हैं, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? बेटा तनुकरण कह रहे हैं। इसी घटना को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? तनुकरण। क्लियर है पॉइंट? तो अतिरिक्त जल को मिलाना ही तनुकरण कहलाता है। और यह काम हम लोग अपनी जनरल लाइफ में भी करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक गिलास हम लोगों को शरबत तैयार करना था, मीठा पानी बनाना है, तो उसमें हमको पता है कि 2 चम्मच चीनी पड़नी है। ठीक, पर कोई न्यू है और उसने क्या करा, उस एक गिलास पानी में कम से कम 5 चम्मच उन्होंने क्या डाल दी? चीनी डाल दी। और हमने फिर जब चेक किया तो बहुत ज़्यादा मीठा हो चुका है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि मैं उसके अंदर से चीनी बाहर निकाल लूँ विलयन के अंदर से, और दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं उसके अंदर अतिरिक्त जल मिला दूं। तो देखो पहला ऑप्शन मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीनी घुल गई है आप उसे वहां से सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। तो दूसरे ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे? विचार करेंगे। हम लोग उसमें अतिरिक्त क्या मिला देंगे? बेटा जल मिला देंगे। और अतिरिक्त जल मिलाना ही क्या कहलाएगा? विलयन का तनुकरण। क्लियर हुई बात? इसी तरीके से क्या होता है, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाने में कभी कभी आपने देखा हो सब्जी बनाते समय नमक ज़्यादा मिल जाता है। तो नमक जब ज़्यादा मिल गया तो मम्मी क्या करती है उस केस में? वह एक्स्ट्रा क्या मिला देंगी? जल मिला देंगी। और एक्स्ट्रा जो जल मिलाया जा रहा है सब्जी में, यही क्या कहला रहा है? बेटा तनुकरण। क्या कहला रहा है ये? तनुकरण। तो जब आप दी गई जो मात्रा थी विलय की, उसे आप सेपरेट नहीं कर सकते, वहां से आप नमक नहीं निकाल सकते हो आप सब्जी में से। तो आपको क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा क्या मिला दे रहे हो? बताइए, पानी मिला दे रहे हो, जल मिला दे रहे हो। और यह क्या कहलाता है? तनुकरण। क्लियर है पॉइंट? तो तनुकरण के केस में एक चीज कंफर्म हो गई कि जब आप तनुकरण करते हो विलयन का, तो आप विलय के मोल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। विलय के जो मोल थे वह नियत हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। जो आपने मिक्स कर दिया वह कांस्टेंट हो गया। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 1 लीटर जल उपस्थित था। 1 लीटर क्या उपस्थित था? बेटा जल। ठीक है, और इसमें मुझे क्या करना था? NaOH घोलना था और 0.20 मोलर सांद्रता का विलयन तैयार करना था। 0.20 मोलर सांद्रता का विलयन। और आपको पता है कि मोलरता किस चीज को बताती है? कि 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं विलय के। तो m = 0.20 / 1, और मोलरता का फॉर्मूला होता है बेटा N/V लीटर में। तो आपको पता है कि 1 लीटर आयतन में कितने मोल घुले हुए हैं NaOH के? 0.20। इसका मतलब यही तो है। तो इसका मतलब इस तरीके का हमें विलयन तैयार करना है। ठीक, और 1 लीटर हमारे पास क्या उपस्थित था? जल। और इसमें हम लोग क्या मिला रहे थे? NaOH मिक्स कर रहे थे। और ऐसे ही बातें करते करते में क्या हो गया? NaOH ज़्यादा मिक्स हो गया। और NaOH ज़्यादा मिक्स होकर कितना हो गया? 0.40 मोल। कितने मोल मिक्स हो गए उसके? 0.40 मोल NaOH के। अब भाई यहाँ पर तो जो हमारी क्या हो गई? मोलरता हो गई विलयन की, वह कितनी हो गई? मोलरता इक्वल टू मोल कितने मिक्स कर दिया आपने NaOH के? 0.40, और डिवाइड बाई विलयन का आयतन कितना है? 1 लीटर, और इसकी मोलरता हो गई 0.40। जबकि मुझे किस सांद्रता का तैयार करना था विलयन? 0.20। तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा? एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि मैं अब जल की मात्रा बढ़ा दूं। क्या बढ़ा दूं? जल की मात्रा। और जल की मात्रा मैंने यहाँ पर बढ़ाई। और कितना जल मिला दूं मैं? इसमें अतिरिक्त 1 लीटर जल और मिला दिया। अब 1 लीटर जल और मिला दिया तो टोटल विलयन अब कितना हो गया? 1 + 1 2 लीटर हो गया। टोटल विलयन हो गया अब आपका 2 लीटर। और अब हम लोग मोलरता का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो क्या होगा? 0.40 मोल अभी भी कितने हैं? 0.40 कांस्टेंट हो गए, जितने मिलाए थे उतने के उतने ही है। पर आपने क्या करा? अतिरिक्त जल मिलाया। अतिरिक्त जल मिलाकर अब टोटल आयतन कितना हो गया है? 2। टोटल आयतन अब 2 है। तो भैया इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.20। अब देखो मोलरता मेरे विलयन की कितनी हो गई? 0.20 हो गई।
क्लियर है पॉइंट। इसका मतलब मैंने अतिरिक्त जल मिलाकर उसी सांद्रता का या उसी मोलरता का विलयन तैयार कर लिया जितने की मुझे आवश्यकता थी, इसलिए हम लोग तनुकरण करते हैं। क्लियर है पॉइंट। आइए तो तनुकरण में क्या हो जाएगा, अब इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग तनुकरण के फॉर्मूले को यूज में लेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि तनुकरण करना आवश्यक क्यों है। तो अगर आपसे पूछे तनुकरण के दौरान किस चीज़ में परिवर्तन होता है, तो तनुकरण के दौरान जो परिवर्तन होता है बेटा वो किस में होता है, तनुकरण के दौरान जो परिवर्तन होगा वह विलयन के आयतन में होता है, विलयन के आयतन में, विलयन के आयतन में। तनुकरण के दौरान विलयन के आयतन में क्या होता है बेटा, परिवर्तन। पर तनुकरण के दौरान अपरिवर्तित क्या रहता है, अपरिवर्तित, तो आप लोग कहोगे विलय के मोल, विलय के मोल। क्लियर है पॉइंट। तो देखो जो चीज अपरिवर्तित है उसे आप लोग क्या कह सकते हो, कांस्टेंट कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कांस्टेंट। और हम लोग संबंध हमेशा किस किस के बीच में करते हैं बेटा, जो चीजें परिवर्तित हो रही हैं जिनका इफेक्ट आ रहा है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब फॉर्मूला है हमारा m इक्वल टू एन अपॉन वी। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर n क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अगर हम लोग किसी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का क्या लगा सकते हैं, साइन लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का। तो यहाँ पर हमने साइन लगा दिया और m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। और आप लोग जानते हो अगर m और v को एक तरफ अगर हम लोग ले जाएं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं mv बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब यह चीज़ क्लियर हुई हमें कि भाई m और v का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत बना रहेगा। तो m और v का गुणनफल अगर कांस्टेंट है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो m1v1 बराबर m2v2, m2v2। और यह फॉर्मूला हमारा किसके लिए हो गया बेटा, तनुकरण के लिए। तो अब आप कहेंगे सर m1v1 क्या है यहाँ पर, m2v2 क्या है। तो m1v1 बेटा जो भी है यहाँ पर m1v1 यह तनुकरण से पूर्व है, तनुकरण से पूर्व, तनुकरण से पूर्व। और m2v2 क्या है बेटा, तनुकरण के पश्चात, तनुकरण के पश्चात। ठीक, तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि तनुकरण से पूर्व विलयन की मोलरता कितनी है, m1, तनुकरण से पूर्व विलयन का आयतन कितना है, v1, m2 तनुकरण के पश्चात मोलरता, v2 तनुकरण के पश्चात विलयन का आयतन। तो यह हम लोगों को वैल्यूज वहां दे रखी होंगी, या तो ये और ये दे रखी होगी और ये पूछा गया होगा, या फिर अदरवाइज ये तीनों दे रखे होंगे, v2, v1, m1, और हमसे क्या पूछ लेगा, m2 पूछ लेगा। इन चारों में से कोई तीन देगा और कोई एक पूछ लेगा। ठीक, आइए अब अगला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सर v2 किस तरीके से निकलेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, v2 क्या होगा, v2 इक्वल टू अंतिम आयतन है ना, ये अंतिम आयतन कैसे निकलेगा, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन आपका कितना था, v1 उस विलयन का, और आपने जितना अतिरिक्त जल मिलाया वो, तो v2 इक्वल टू v1 प्लस v जल। और कभी कभी क्वेश्चन में हमसे v जल भी पूछ लेता कि आपने कितना एक्स्ट्रा उसमें जल मिलाया। तो क्या आएगा हमारा, v जल इक्वल टू v2 माइनस v1। इस तरीके से हम लोग जो अतिरिक्त जल मिलाया गया उसका आयतन भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया किस तरीके से यूज में लेना है। m1 क्या बताओ, तनुकरण से पूर्व विलयन की मोलरता, v1 तनुकरण से पूर्व विलयन का आयतन, m2 तनुकरण के पश्चात विलयन की मोलरता, और v2 तनुकरण के पश्चात विलयन का आयतन। और v2 इक्वल टू होता है v1 जो पहले आयतन था और कितना अतिरिक्त आपने उसमें जल मिलाया, v जल का योग होता है। ठीक है, और v जल अगर हमें निकालना हो तो v2 माइनस v1। अब देखिए एक चीज और हमें यहाँ पर समझनी है कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v का मतलब यह है कि अगर आप आयतन बढ़ा रहे हो, आयतन इंक्रीज कर रहे हो, तो विलयन की मोलरता क्या होगी बेटा, घटेगी। विलयन की मोलरता क्या होगी, घटेगी। ये चीज आपको याद रखनी है, आयतन बढ़ाने से विलयन की मोलरता क्या होती है, घटती है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा था, अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल लेके समझाया था, हमारे विलयन की मोलरता 0.40 हो गई थी गलती से, और जबकि मुझे रिक्वायरमेंट कितने की थी, 0.20 की। तो मैंने क्या करा, 1 लीटर से बढ़ा के आयतन कितना कर दिया था, 2 लीटर। तो मैंने आयतन इंक्रीज किया था और मेरी यह सांद्रता घटकर कितनी हो गई थी, 0.20 हो गई थी। इसका मतलब जब मेरी सांद्रता ज़्यादा थी
तो मेरा आयतन क्या था, कम, और जब मैंने आयतन बढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरी सांद्रता क्या होने लगी, घटने लगी, मेरी मोलरता क्या होने लगी, घटने लगी। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया। तो तनुकरण करने से मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, मोलरता घटती है। तो तनुकरण करने से मोलरता घटती है, तनुकरण करने पर मोलरता घटती है। ठीक, तो यह स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो आपको तनुकरण से संबंधित 3 बातें याद रखनी होगी अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है। तो तनुकरण करने पर विलयन का आयतन परिवर्तित होता है, ठीक है। तनुकरण करने पर विलय के मोलों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। तनुकरण करने पर विलयन की मोलरता घटती है। ये तो 3 हो गए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, m1v1 बराबर m2v2। और अगर आपसे V जल पूछे तो आपको पहले V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट V2 कैलकुलेट करने के बाद आप V2 में से V1 को घटा दोगे और V जल निकल आएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव। अब हम लोग मोलरता से संबंधित बेटा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पर। ठीक, चलो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देखो जितने भी अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सभी हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह सभी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आपको अच्छे तरीके से समझना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए अपर लेवल तक हम लोग जाएंगे। चलिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा बिल्कुल बेसिक पर आधारित। ये मोलरता से संबंधित पहला न्यूमेरिकल है। 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 250 ml का विलयन बनाया गया। 250 ml विलयन बनाया गया। ठीक, 250 ml विलयन बनाया गया। तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे आसान न्यूमेरिकल है ये। कभी न्यूमेरिकल देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है। बस आप थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाओ, न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन जो दे रखा हुआ वह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और आपने क्वेश्चन की सही तरीके से रीडिंग लगा ली तो 50% न्यूमेरिकल तो वहीं सही हो गया, ठीक है। और 50% क्या बची होती है, कैलकुलेशन, और वह आपकी मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए देखो, अब न्यूमेरिकल को हम लोग दोबारा से पढ़ते हैं। 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोलकर, इसका मतलब NaCl यहाँ पर क्या है बेटा, विलेय है, और जल क्या है आपका, विलायक, को घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। इसका मतलब विलयन का आयतन दे रखा है 250 ml, और हमसे विलयन की क्या पूछी गई है, मोलरता पूछी गई है। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। क्या क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर आपको गिवन है विलेय की मात्रा, तो इसका मतलब W NaCl इक्वल टू W विलेय, क्योंकि NaCl की जो मात्रा है वही विलेय की मात्रा कहलाएगी, और यह आपको दे रखी है 5.85 ग्राम। अब इसी समय पर हमको ये पता चल गया अगर W विलेय दे रखा है तो मुझे अणुभार की भी आवश्यकता होगी, तो मैं यहीं पर इसका अणुभार निकाल लूंगा NaCl का। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है बेटा, 23, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। एक एक परमाणु है, एक एक से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के परमाणु भार में, तो सोडियम का परमाणु भार 23 और क्लोरीन का 35.5 और मल्टीप्लाई बाई 1, 23 प्लस 35.5, और यह आप लोग एडिशन करोगे तो 58.5 ग्राम पर मोल आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका साथ के साथ NaCl का अणुभार भी कैलकुलेट कर लिया, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, विलयन का आयतन कितना दे रखा है आपको, V दे रखा है आपको 250 ml। क्या पूछी गई है आपसे बेटा, मोलरता पूछी गई। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, M इक्वल टू, देखो विलयन का आयतन ml में दिया है, इसका मतलब ml वाला फॉर्मूला हमें यूज में लेना पड़ेगा, और ml वाला फॉर्मूला हमारा क्या था, W/m VmL और मल्टीप्लाई बाई 1000, यह फॉर्मूला था। तो W की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, W की वैल्यू इसमें दे रखी है आपको क्वेश्चन में 5.85 ग्राम।
5.85 ग्राम। m कितना है आपका 58.5 मल्टीप्लाई बाई 250 और यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई में। ठीक, अब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पर 10 बचा रह जाएगा। ठीक है, और 250 से ये कितनी टाइम्स कट जाएगा, 4 टाइम्स, और 585 से 585 क्या हो गया, कैंसिल, और ये हो गया आपका बेटा 4 डिवाइड बाई 10, और आप इसको लिख सकते हो 0.4। और 0.4 या तो आप यहाँ पर कैपिटल M लिख दो इसके पीछे, अगर कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता, नहीं तो अदरवाइज इसकी यूनिट लिख सकते हो मोल पर लीटर। मोलरता का मात्रक क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर। और इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। सबसे आसान न्यूमेरिकल है, सीधा सीधा आपको वैल्यू दे रखी थी और आपने पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इस तरीके से इसको कर लिया सॉल्व। चलिए अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। नोट कर सकते हैं आप लोग इसे। अगला न्यूमेरिकल है 1 बिलियन में 40 ग्राम पर लीटर NaOH उपस्थित है। NaOH उपस्थित है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस न्यूमेरिकल पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये 2 मार्क्स में आएगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, हल्का सा। ठीक है, देखो बच्चे कहेंगे सर इसमें हमें ना तो मात्रा दे रखी है और ना ही हमें आयतन दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 बिलियन में 40 ग्राम पर लीटर NaOH उपस्थित है। अलग अलग नहीं दे रखी है आपको मात्रा और आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले ये समझेंगे दिया क्या है। अगर आप बात करें ग्राम पर लीटर, तो ये बिलियन की शक्ति है बेटा। क्या है ये, बिलियन की शक्ति। तो बिलियन की शक्ति और मोलरता में मुझे क्या पता चल जाए, संबंध, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को पहले हम लोग बिलियन की शक्ति और मोलरता के संबंध के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, देखिए मोलरता होती है बेटा, मोलरता इक्वल टू W/M इंटू V लीटर। W क्या है, दी गई मात्रा किसकी, विलेय की। M क्या है, विलेय का अणुभार, और V लीटर मतलब बिलियन का आयतन लीटर में। तो W/V को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बिलियन की शक्ति कहते हैं। तो इसका मतलब मोलरता बराबर हो गई, मोलरता बराबर बिलियन की शक्ति, बिलियन की शक्ति डिवाइड बाई M, बिलियन की शक्ति डिवाइड बाई M। और M क्या है बेटा, यहाँ पर विलेय का अणुभार। तो मैं इसको आपको शब्दों में लिख दे रहा हूं, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक, और मोलरता कैपिटल M बराबर बिलियन की शक्ति को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, ग्राम पर लीटर, और डिवाइड में क्या लिख देंगे, स्मॉल m। ये हो गया हमारा डायरेक्ट संबंध किसके बीच में, मोलरता और बिलियन की शक्ति के बीच में। तो अगर आपको ये डायरेक्ट वहां पर याद है तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, गिवन है, क्या दे रखा है हमें, बिलियन की शक्ति, बिलियन की शक्ति कितनी दे रखी है बेटा आपको, 40 ग्राम पर लीटर। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि NaOH का अणुभार, तो अणुभार तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। NaOH का क्या आएगा बताओ, सोडियम का एक परमाणु 1 गुणा यहाँ पर क्या आएगा 23, प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु है, उसका परमाणु भार कितना है 16, और हाइड्रोजन का भी एक परमाणु, उसका परमाणु भार भी 1। तो ये हो गया बेटा 23 + 16 + 1, और अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये आएगा 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में डाल देंगे। तो मोलरता इक्वल टू क्या है बेटा, बिलियन की शक्ति, बिलियन की शक्ति, बिलियन की शक्ति डिवाइड बाई विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार इसका मतलब यहाँ पर NaOH का अणुभार। ठीक, M, बिलियन की शक्ति कितनी है आपके पास 40, विलेय का अणुभार कितना है 40, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 मोल
पर लीटर। ठीक है, तो आप देखो बिलियन की शक्ति यहाँ पर किस में पुट की बेटा, ग्राम पर लीटर में। विलय का अणुभार क्या था, ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल, मोल कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और यूनिट हो गई मोल पर लीटर, क्योंकि मोल ऊपर पहुंचे और लीटर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मोल पर लीटर। इस बिलियन की मोलरता 1 मोल पर लीटर है। ठीक, आइए यहाँ पर आप लोगों ने इसे किससे सॉल्व कर लिया बेटा, फॉर्मूले से। अब इसका हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं, उस आधार पे हम लोग इसे करते हैं। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, देखो अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आपको समझ में आ जाए तो आप न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर यह कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है। क्लियर है पॉइंट। अब देखो 40 ग्राम मात्रा दे रखी है, अगर इस मात्रा को अगर हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, मोल में, तो 1 लीटर में जो मोल उपस्थित है वही क्या कहलाएगा, बिलियन की मोलरता कहलाएगी। तो आप लोग ग्राम में अगर ये दे रखा है तो अगर इसे हमें मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अणुभार से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 40 ग्राम ये तो हो गया बेटा W, और इसका अणुभार अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया कितना है, 40। तो 40 से 40 यहाँ पर कैंसिल, और ये हो गया बेटा 1। तो इसका मतलब जो ये 40 ग्राम दे रखा है ये वास्तव में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल को। तो 1 मोल NaOH किस में उपस्थित है बेटा, 1 लीटर बिलियन में। और यही तो हमारी क्या थी, मोलरता की डेफिनेशन, कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, हमारी मोलरता कहलाती है। तो कितने मोल उपस्थित है यहाँ पर, 1 मोल। अगर 1 मोल उपस्थित है तो हमारी मोलरता भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और हमारा आंसर आ गया 1 मोल पर लीटर। अगर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं, और कंपटीशन में अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो हम लोग इस तरीके से, इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, बहुत फास्ट सॉल्व हो जाता है आपको। और केवल न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, आपको उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझना होगा। अगर आप उसे समझते हो तो आपके आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक, चलिए तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेटा। 35 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 बिलियन का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। यदि इस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत 98% हो तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकलों में से एक है ये। ठीक है, तो आप लोग जब भी कोई भी एग्जाम देने जाओ इस न्यूमेरिकल को जरूर देख कर जाना। बोर्ड में कम से कम 2 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। ठीक, देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, बिलियन का घनत्व दे रखा है बेटा, बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml। जब भी बिलियन का घनत्व दे रखा हो तो आप लोग एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर समझ जाओ कि यहाँ पर हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो D इक्वल टू m/v। ठीक, इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ सकती है और इसको हमने साइड में लिख लिया। और बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है बेटा परसेंट W/W। ठीक है, यह दे रखा है, कितना दे रखा है बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत 98%, 98। ठीक, चलिए तो इसका पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोगों को पता है कि बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत अगर 98% है तो इसका मतलब यह है कि इसमें 98 ग्राम H2SO4 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। तो मैं इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूं, या फिर इस स्टेटमेंट को ना लिखकर मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं कि WH2SO4 कितना देखा बेटा आपको 98 ग्राम, और W बिलियन आपको यहां पर पता चल गया है कितना है बेटा 100 ग्राम। क्योंकि हम लोग इसका मतलब यही तो निकालेंगे कि भाई इस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत 98% है, इसका मतलब 98% क्या दे रखा है, H2SO4 की क्या दे रखी है, द्रव्यमान प्रतिशतता। और H2SO4 की द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब 98 ग्राम H2SO4 है और किस में उपस्थित है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। ठीक, अगर आपने ये दोनों चीजें यहाँ से इंफॉर्मेशन लिख ली तो अब आपके लिए काम आसान हो गया। देखो बिलियन का हमें क्या पता चल गया बेटा, मात्रा पता चल गई है, और बिलियन का मुझे क्या पता है, घनत्व पता है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, बिलियन का आयतन निकाल सकता हूँ। और बिलियन का अगर मैं आयतन निकाल लूँ तो मुझे H2SO4 की मात्रा दे रखी है, H2SO4 का अणुभार भी लिख लूंगा और इसकी हेल्प से मैं मोलरता आसानी से कैलकुलेट कर ले जाऊंगा। ठीक, तो देखिए D इक्वल टू m/v से हमें क्या कैलकुलेट करके लाना है बेटा, बिलियन का आयतन। तो V बिलियन
इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन डी। m क्या लेना है बेटा, बिलियन का मास, ठीक, बिलियन का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको 100 डिवाइड बाई बिलियन की डेंसिटी, बिलियन की डेंसिटी कितनी है 1.84। बिलियन का मास आपने किस में लिया बेटा, ग्राम में, डेंसिटी किस में, ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल तो क्या रह जाएगी यूनिट इसकी ml। इसका मतलब बिलियन का जो आयतन है यह किस में आया बेटा, ml में आया, तो यहाँ पर हमने लिख लिया ml, ठीक है। बिलियन का आयतन हमने कैलकुलेट कर लिया, H2SO4 की हमें मात्रा पता है। अब एक काम और रह गया बस, केवल और केवल H2SO4 का अणुभार कैलकुलेट करना। तो देखिए H2SO4 का जो अणुभार है वह क्या हुआ, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं बेटा, 2, तो 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। अब अगला एलिमेंट आ गया सल्फर, सल्फर के कितने एटम्स हैं 1 और सल्फर का परमाणु भार 32। ऑक्सीजन का परमाणु कितने हैं 4, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, तो ये हो गया बेटा 2 + 32 + 64। अगर आप इसका एडिशन करोगे तो ये आएगा बेटा 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल, ठीक। आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट भी पता चल गया, गिवन मास भी है और वॉल्यूम भी पता है किसका, सॉल्यूशन का। तो अब हम लोग मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉर्मूला हम लोग कौन सा वाला लगा देंगे, m = W/m V ml में, क्योंकि हमारे पास आयतन जो बेटा वो किस में है ml में, और मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक, क्योंकि हमारे पास आयतन किस में बेटा ml में। चलिए W की वैल्यू कितनी है आपके पास 98, स्मॉल m कितना है आपके पास 98, V ml कितना है बेटा 100 डिवाइड बाई 1.84, और 1.84 ऊपर पहुंच जाएगा इसमें, है ना। चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं, 98 से 98 कैंसिल आउट, 100 से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये हो गया आपका 1.84 मल्टीप्लाई बाई 10, और अगर हम लोग इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें 18.4, 18.4 क्या आएगा यूनिट, मोल पर लीटर। इस तरीके से हमने इसकी क्या कैलकुलेट कर ली बेटा, मोलरता, और मुझे लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक। इसी प्रकार हम लोग आगे भी क्या करते रहेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा 1 बाई 1। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। थैंक यू।